प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ एक कॉन्सेप्ट जो थोड़ा थोड़ा ब्रिटिश से भी मिलता था, लेकिन ओरिजिनली हमने लिया है इसको जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब है कि प्रोसीजर के हिसाब से कानून बनना चाहिए। कानून सही है गलत है कोई लेना देना नहीं है, प्रोसीजर के हिसाब से बना है या नहीं ये देखना जुडिशरी का काम है। तो इसके बारे में चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस में आंसर राइटिंग में ये क्वेश्चन आया भी था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इसके साथ दूसरी टर्म आती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ हमारा कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 21 से। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट किस लिए है? ये कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू के लिए, कि कोई भी कानून जो सरकार ने बना दिया है उस कानून को चेक करना है जुडिशरी के हिसाब से। तो अब ये जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब है जो भी कानून बनाया गया है वो क्या कानून के हिसाब से बनाया गया है या नहीं। कानून के हिसाब मतलब जैसा संविधान में मेंशन है, जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर ठीक तरह से फॉलो हुआ है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं फार्म लॉज का। हमारे देश की सरकार ने पार्लियामेंट में से पास करवा के फार्म लॉज को बनाया। फार्म लॉज को बनाया तो लोगों ने उसको चैलेंज किया और वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमारे पास पावर नहीं है इनको रिपील करने की, हम सिर्फ इतना चेक कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजर ठीक से फॉलो हुआ है या नहीं। क्या पहली बात सरकार ये कानून बना सकती थी, उनके पास ये अथॉरिटी थी, उनके पास ये पावर्स थी या नहीं थी? थी, क्योंकि एग्रीकल्चर ये स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ से एक और प्रोसीजर आता है जो आपने पढ़ा होगा अच्छे से, उसके हिसाब से सरकार इन कानूनों को बना सकती थी। तो प्रोसीजर तो फॉलो हुआ है, हम रिपील नहीं कर सकते, हम कमेटीज वगैरह बना सकते हैं। तो ये है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। दूसरी तरफ अगर यही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से अमेरिकन्स करते और सरकार ने कोई कॉन्सेप्ट बनाया होता तो वो प्रोसीजर को भी चैलेंज कर सकते थे कि ये इस तरह से हो सकता है या नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का काम प्रोसीजर को चैलेंज करना नहीं है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो वैसा करेंगे। सिर्फ किसी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने का काम करती है हमारे यहाँ जुडिशरी, और यही है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ आर्टिकल 21 के अंडर। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है। ये देखता है कि कानून फेयर है, आर्बिट्रेरी तो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे कानून नहीं देखना है, कैसा भी बना है वो सरकार ने बनाया है। जुडिशरी का उससे कोई लेना देना। जुडिशरी सिर्फ इतना देख सकती है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या नहीं है, राइट। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या नहीं है। तो हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी पावर्स कम है किसके कंपैरिजन में? यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं वो नैरो हैं एज कम्पेयर टू द यूएसए सुप्रीम कोर्ट। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, रिसेंटली हम देख रहे हैं कि कपिल सिब्बल जी ने आर्टिकल 370 की वैलिडिटी के ऊपर कि उनको आर्टिकल 370 को हटाया गया था सरकार ने, तो कपिल सिब्बल जी ने बोला है कि हम उसे नहीं हटा सकते थे। तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। हालांकि फिर चीफ जस्टिस ने उनको आंसर किया, लेकिन ये क्वेश्चन तो है। तो ये है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको हटाया जा सकता था या नहीं जा सकता था। तो ये है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। लेकिन यही ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ में होता तो वो कहते कि हटाना जरूरी था, हटा दिया। प्रोसीजर गलत है तो प्रोसीजर को भी चेंज कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से क्या कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ फॉलो नहीं होता वो प्रोसीजर को चैलेंज कर सकते हैं कि प्रोसीजर भी गलत है। बाद में अमेंड वो पार्लियामेंट करेगी, राइट। तो हमारे यहाँ पे कानून बनाना अमेंड करना ये काम पार्लियामेंट का है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करेगा सुप्रीम कोर्ट, और यही है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है कि हमारे पास टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, ऐसे कोर्ट्स आते हैं और ये इंटीग्रेटेड हैं। किसी की भी अपील ऊपर वाले कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट की अपील फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी रूलिंग आएगी, जो भी उनका फाइनल जजमेंट आएगी वो पूरी इंडियन टेरिटरी में वैलिड होगी, राइट। तो ये है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में फेडरल कोर्ट्स हैं, वो फेडरल लॉज को देखते हैं और उनके पास
स्टेट जुडिशरी है वो स्टेट लॉज को देखती है, उनके पास अलग अलग है, हमारी तरह एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम नहीं है। दूसरी तरह से हमारे पास जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कैसे है? सुप्रीम कोर्ट ने जो जजेस हैं हमारे यहाँ पे जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको फिक्स्ड टेन्योर दिया है, उनके फिक्स सर्विस कंडीशंस हैं, उनके एक्सपेंसेस जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाते हैं। इतना आसानी से जो जजेस हैं उनको इम्पीच नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट रहने के लिए मजबूर करती है, और इसलिए जब वो इंडिपेंडेंट रहती है तो जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के बीच में एक इंडिपेंडेंस आ जाती है, एक सेपरेशन ऑफ पावर्स आ जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि वी हैव इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आप नेक्स्ट चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में, और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज भी आती हैं जो बाद में ऐड की गई थी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। राइट, ये ओरिजिनली हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ये पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास आती है। हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं एंड 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। आप जब इसके चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे तो आप डिटेल में पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट्स कैसे, जो फंडामेंटल हमारे राइट्स हैं उनके एनफोर्समेंट के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, वो जस्टिसिएबल है इन नेचर में। फिर हमारे पास कई रिट्स भी आती हैं जो सुप्रीम कोर्ट, जो कोर्ट्स इशू करते हैं, हैबिस कॉर्पस आएगी, मैंडेमस, प्रोहिबिशन। सो ये आप धीरे धीरे जैसे चैप्टर्स में पढ़ते चलोगे वहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पे तो हम सिर्फ फीचर्स देख रहे हैं। राइट, तो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसके नेक्स्ट फीचर हमारे पास DPSPs आते हैं, जिनको BR अम्बेडकर जी ने नोबेल फीचर्स भी बोला था। मतलब फंडामेंटल राइट्स तो हमें दे दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ड्यूटीज़ तो तब थी नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी ना जो जैसे इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन, राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी ना जो हम उस टाइम पे इकोनॉमिकली इतना प्रॉस्पर नहीं थे तो हम जनता को दे नहीं सकते थे। जैसे फ्री हेल्थ केयर, फ्री लीगल एड, राइट, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हम उस टाइम पे दे नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिकली हम उतना प्रॉस्पर नहीं थे। तो हमारे देश के जो फोर फादर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको डाल दिया DPSPs के अंडर कि जब हम इकोनॉमिकली प्रॉस्पर होते चलेंगे, जब हमारी इकोनॉमी बड़ी होती चलेगी, जब हमारे पास रिसोर्सेज आते चलेंगे तो हम लोगों को वो देते चलेंगे। और ये आप उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे कि कैसे फिर बाद में दिए भी गए। राइट, पर ये नॉन एनफोर्सिएबल हैं, ये एनफोर्सिएबल नहीं है बाय द कोर्ट्स। फिर नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सबको वोट करने का अधिकार। जो 18 साल से ऊपर है वो आज वोट कर सकता है। ओरिजिनली ऐसा नहीं था, ओरिजिनली एज थी 21 ईयर्स। याद रखिएगा कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1988 में। इस कानून अमेंडमेंट की वजह से हमारे पास जो एज है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की वोट देने की वो 18 साल हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। अच्छा, ये बहुत एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था उस टाइम पे, मतलब एक रिमार्केबल चीज़ थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमें मिलना, क्योंकि हमारी जो कंट्री है इतना वास्ट साइज है, ह्यूज पॉपुलेशन है, इतनी पॉवर्टी थी उस टाइम पे जब ये दी गई थी, सोशल इनइक्वालिटी थी, इलिटरेसी थी, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी ये दे देना और ये सोचना कि धीरे धीरे लोग ग्रो करेंगे, इट वॉज रियली ए रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। येस, और सही मायने में बहुत सारे तरीके से, चाहे कुछ भी हो, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी में सेल्फ रिस्पेक्ट, एक प्रेस्टीज वाली फीलिंग और जो हर किसी में एक इक्वालिटी वाली फीलिंग है, तो इस इक्वालिटी के पीछे इस चीज़ ने, इस फीचर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, स्पेशली वीकर सेक्शंस के लिए। एंड द नेक्स्ट फीचर जो हम पढ़ते हैं फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। देखिए, हमारे देश में चाहे कोई इंसान असम में रह रहा है, चाहे कोई गुजरात में रह रहा है, चाहे कोई कन्याकुमारी में रह रहा है, चाहे कोई जम्मू कश्मीर में रह रहा है, चाहे कोई हिमाचल प्रदेश में रह रहा है, जितने भी लोग हैं वो इंडियन सिटीजन हैं, उनके पास जो सिटीजनशिप है वो इंडिया की है। जबकि कुछ देशों में ऐसा नहीं है, जैसे USA
नहीं, ऐसा नहीं। यूएसए में अगर आप जिस स्टेट में रहते हैं आप उसके भी सिटीजन हैं और आप एज अ यूएसए के भी सिटीजन हैं, क्योंकि वो एक फेडरेशन है। हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, हमारे किसी भी स्टेट को राइट नहीं है कि वो हमसे अलग हो सकता है, राइट। तो हमारे पास जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है। तो हमारे देश में चाहे कोई कहीं भी रहता है, कहीं भी पैदा हुआ है, हमारे देश का सिटीजन है, तो वो इंजॉय करेगा सेम पॉलिटिकल सेम सिविल राइट्स को, क्योंकि वो हमारे देश का सिटीजन है। तो हमारे पास जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है।